आपने आज और कल के अखबार देखे होंगे जो कि कास्ट सेंसस से भरे हुए हैं। हम सभी जानते हैं 30 अप्रैल 2025 को पीएम मोदी जी ने एक कैबिनेट की बैठक ली जिसमें इस बात को अप्रूवल दिया गया कि सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस है बेसिकली अब हम वो कराएंगे अगली जनगणना नेक्स्ट सेंसस के साथ। तो अब तक देखो ये कहा जाता था कि बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली कास्ट सेंसस के खिलाफ थी क्योंकि इससे जातिगत राजनीति वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा मिल सकता था। वही आप देखेंगे कुछ समय से विपक्ष के द्वारा बार बार इस बात को कहा जा रहा था कि देखो ये जो कास्ट बेस्ड सेंसस है ना इससे बेसिकली सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा और टारगेटेड हम अफर्मेटिव एक्शंस को हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। मतलब ऐसे लोग जिन्हें सच में आरक्षण की जरूरत है, ऐसे लोग सच में जिसको कि समाज की सुरक्षाओं की जरूरत है, संविधान के द्वारा दी गई सुरक्षाओं की जरूरत है, उन लोगों को हम टारगेट कर पाएंगे। तो अभी देखो कि लेटेस्ट आप देखा कि इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, हिंदू की बात करें, मेन प्रिंट, हर चीज पर हर एक जगह पर आपको कास्ट सेंसस के आंकड़े मिल जाएंगे। तो यहां पर आज के सेशन में मैं आपसे डिस्कशन करने वाली हूं कि क्या ये वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देगा या फिर इससे सामाजिक न्याय हमें मिलने वाला है। देखिए केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी कि अब अगली जनगणना के साथ होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि देखो ये तो एक पॉलिटिकल प्रेशर था कि अब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, बिहार और यूपी में ज्यादातर आप राजनीति देखेंगे तो कास्ट बेस्ड राजनीति है, तो इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट इसका फायदा उठाना चाहती है। एक तो ये मैटर हो गया। अब देखो अगर हम इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखें बच्चों तो 1931 में लास्ट टाइम बेसिकली ये तो जातिगत जनगणना है वो हुई थी। और जातिगत जनगणना की अगर हम बात करें इसका मतलब क्या है कि लोगों की जाति से आधारित जो जानकारियां हैं, जो इंफॉर्मेशन है, उनको बेसिकली कलेक्ट किया जाएगा। 2011 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब 4900 करोड़ रुपए लगाकर जातिगत जनगणना के आंकड़ों को कलेक्ट भी किया गया था, लेकिन उसके बाद पब्लिश नहीं कहा गया कि इसका ठीक तरीके से मानकीकरण नहीं किया। और 2011 की जनगणना में बच्चों आप जानकर हैरान हो जाएंगे, ये डेटा मुझे भी पहली बार में गलत ही लगा, लगभग 49 लाख के आसपास जातियां लिखी गई हैं। और इन जातियों में मैं बता देती हूँ कि 49 लाख में शामिल क्या क्या है। जैसे कि अगर हम यादव की ही बात करें तो कहीं यादव को यदव, कहूं यदुवंश, इस तरीके की उनके सरनेम्स मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से जातियों में भी जो एक दो मात्राएं भी इधर उधर है उन सभी को भी काउंट करके इसको बनाया गया था। तो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की जो जानकारी है कि जातिगत आधार पर अब ये देखा जाएगा कि बेसिकली कौन कहां पर स्टैंड करता है, कितना कहां पर पिछड़ापन है या अग्रणी कहां पर लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इन सभी जातियों को जाति आधारित जो जनगणना है, जाति आधारित जो मानक है, इसको इकट्ठा किया जाएगा। तो आप देखेंगे कि बेसिकली 1931 में लास्ट टाइम ये हुआ था और 51 से इसको बेसिकली बंद कर दिया। लेकिन एससी एसटी आधारित जो जनगणना है वो जारी रही, एससी एसटी की संख्या काउंट, ताकि उनको जो बेनिफिट दिया जाता है वो दिया जा सके। 2011 में मैंने आपको बताया कि 4900 करोड़ रुपए लगाकर जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस वक्त में बेसिकली ये कास्ट सेंसस कराया गया था, लेकिन पब्लिश नहीं किया गया था क्योंकि खुद केंद्र सरकार का भी ये मानना था कि ये जो डेटा है उसका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कराया गया। ठीक है, तो जातिगत जनगणना को अगर हम देखें तो एक बेसिकली एक सेंसिटिव मुद्दा माना जा रहा है, एक संवेदनशील मुद्दा माना जाता है। जैसे कि अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में जहां नस्ल भेद, ब्लैक एंड नॉन व्हाइट को लेकर एक डिस्क्रिमिनेशन है, वही जाति आधारित भारत का इतिहास रहा, जाति आधारित अन्याय भारत का इतिहास रहा। तो ये ऐसा निर्णय है जो वंचित वर्गों के सशक्तिकरण से जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा कि राजनीति और जो सामाजिक समीकरण है डेफिनेटली ये इसको प्रभावित करेगा। अब देखो जिनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये जाति है तो वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स तो होनी ही होनी है, वो उसी वोट बैंक के लिए काम करेंगे, उसी से रिगार्डिंग नीतियां बनाएंगे, उनके इश्यूज को उठाएंगे। तो ये जो पूरा मामला है ना वो राजनीति के समीकरण को भी काफी बिगाड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हम इसकी इंप्लीमेंटेशन की बात करें कि अगर इसका ये आवश्यक है क्योंकि इससे नीति निर्माण बनेगी। मैंने आपको कहा कि जो टारगेटेड जो ऐसे लोग हैं, जो कम्युनिटी है, हम उनके बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। ठीक है, आरक्षण की समीक्षा भी हो सकती है कि अब जो रोहिणी आयोग है वो कहता है कि हम जो वर्गीकरण है वह कराएंगे ओबीसी का, और ये डेटा उसको भी समर्थन देगा कि अगर आपको एक किसी कास्ट की सामाजिक, आर्थिक, जो शैक्षणिक जो स्थिति है वो पता चल जाएगा तो आप आराम से उसमें जो उपवर्गीकरण है वह कर पाएंगे। तो वही राजनीतिक भागीदारी को भी बढ़ावा मिलेगा, समझ आएगा कि किसकी कितनी संख्या है, और वही गैर हिंदू और जो पिछड़ी जाति है उन पर भी चर्चा एक फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन बच्चों ये तो हमने बता दिया आवश्यक, लेकिन अगर हमने जातिगत जनगणना जो है लेकर आते हैं तो इसके प्रभाव क्या होगा।
एक तो देखो राजनीति बदल जाएगी, क्योंकि कई राजनीतिक दल ऐसे होंगे जो कि बढ़े हुए आरक्षण की मांग भी कर सकते हैं, तो इससे कई समीकरण आरक्षण को लेकर प्रभावित होंगे। नीतिगत सुधार की अगर हम बात करें, एक पॉजिटिव इसका एस्पेक्ट्स कहा जाता है कि बेसिकली अगर हम देख लेंगे कि कोई जाति इतनी पीछे है सामाजिक शैक्षणिक स्तर पर, तब उसके बेटरमेंट के लिए उपाय किए जा सकते हैं। रोहिणी आयोग की जो सिफारिश है, डेफिनेटली उपवर्गीकरण के लिए इसके हम बात कर सकते हैं। हाँ, सेंसिटिव मुद्दा है, डेफिनेटली सेंसिटिव मुद्दा है। ये ज्यादातर कहा जाता है कि अगर जाति आधारित जनगणना के जो आंकड़े हैं अगर उसको पब्लिश किया जाता है तो इससे बेसिकली सोसाइटी में एक जो ब्रदरहुड का भाव है, एक जो कॉमन ब्रदरहुड का भाव है, वो भाईचारा इससे प्रभावित होगा। आंकड़ों की बात करें, जैसे कि मुस्लिम ईसाई समुदाय में कौन तबके ऐसे बेसिकली वंचित वर्ग से तबके हैं, उन सभी पर भी एक बहस शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कुछ प्रभाव की बात कर ली। अब देखो हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और देखते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या कहता है। देखो सुप्रीम कोर्ट जो है, जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, 2011 की जो जातिगत जनगणना थी उसकी जो इंफॉर्मेशन है वह मांगी, और इस मांगने के पीछे रीजन ये था कि वहां पर जो लोकल चुनाव होने वाले थे बेसिकली उसमें ओबीसी का आरक्षण दिया जा सके। अगर आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर जगह पर इतने लोग जो है वह इस श्रेणी में आते हैं, तब आप बहुत आसानी से उनके रिजर्वेशन को लेकर प्रोविजन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये जो डेटा है वह गलत और अनुपयोगी था, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, जब खुद जो डेटा कलेक्ट करने वाले जब वो खुद ही कह रहे हैं कि ये डेटा स्टैंडर्ड नहीं है, मानकीकरण इसका नहीं किया गया, तो हम इसको क्यों मानेंगे। ठीक है, अब देखो भीमराव अंबेडकर जी के विचारों की अगर हम बात करें, वो कहते थे जाति ना केवल विभाजन का कारण बनती है बल्कि राष्ट्र की आत्मा को भी खंडित करती है। लंबे समय से आप सभी जानते हैं कि वंचित जो तबका है, जो कम्युनिटी है, जो दलित तबका है, दलित दमित शोषित तबके के लिए काफी काम किया भीमराव अंबेडकर जी ने, लेकिन अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जब उन्होंने समानता नहीं स्थापित कर पाए, तब वह क्या किया, उन्होंने बौद्ध धर्म में नव बौद्धयान शाखा से जुड़ गए अपने कई हजार अनुयायियों के साथ। वही महात्मा गांधी ये कहते हैं कि ये तो भाई मनुष्य की आत्मा पर एक गुलाम है। एंड साथ में राम मनोहर लोहिया जी की बात करें, वो कहते हैं कि जाति का विनाश एक समाजवादी क्रांति की पहली सीढ़ी होगी। अभी खैर हमारे देश में जातिगत बंधन थोड़े से ढीले जरूर हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से खत्म होने में अभी 50 और 100 वर्ष लग जाएंगे। और यहाँ पर हम कुछ चुनौतियों की बात करेंगे कि क्या क्या आखिर चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस आखिरकार क्या है इस जनगणना को लेके। देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि 50% की जो सीमा है वो तय कर रखी आरक्षण पर, और अब अगर आगे ये लगता है कि देखो आरक्षण की सीमा तो 50% तय है कि इससे ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अब अगर आगे मामला कुछ ऐसा आता है कि किसी और जातियों को आरक्षण देना पड़ गया कि उनकी सामाजिक और जो शैक्षणिक दृष्टि है वो उससे बहुत पिछड़ा हुआ तबका है, तब ऐसे में क्या किया जाएगा बच्चे, फिर से उनके लिए आरक्षण की मांग उठेगी, फिर से ये समीकरण गड़बड़ा जाएगा। जातिगत आधार की अगर हम बात करें तो इस आधार पर कोटा को बढ़ाने की मांग फिर से की जा सकती है, तो ये एक बहस हो जाएगी, और इसमें न्यायिक और संवैधानिक संघर्ष की आवश्यकता, फिर से एक बहस शुरू हो जाएगी, है ना। साथ में ये भी कहना है, जो भी विश्लेषक है वो ये भी कह रहे हैं कि देखो वादे से ज्यादा तो नहीं, ये बयानबाजी है, क्योंकि अभी तक जनगणना की ना तो कोई तारीख है, ना ही आगे का कुछ जो फ्रेमवर्क है वह डिसाइड है। तब ऐसे में क्या होगा बच्चे कि ये जो चुनौतियां हैं और विवाद हैं। तो ये था जातिगत जनगणना के बारे में आंकड़े। @मंजू PW UPSC वाला ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे अपकमिंग क्लासेस के इन्फॉर्मेशन एंड PDF नोट्स आपको मिल जाते हैं। सो आज के सेशन में इतना ही। बाकी आप जातिगत जनगणना को लेकर आपकी क्या सोच है, इसके पक्ष विपक्ष को लेकर आपकी एक राय स्पष्ट होनी चाहिए। क्यों कराया जाना चाहिए, तो सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिल सकता है। वास्तव में जो लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति ठीक नहीं है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, उनके लिए आरक्षण कोटा कई बहस की जा सकती है, और वही ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सकता है जो जिन्हें की वास्तव में जरूरत है। उसके साथ ही अगर हम ये देखें कि देखो इसका नेगेटिव पक्ष क्या है, तो हमने जाना कि जैसे कि इससे वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। अब जैसे कि बिहार यूपी की हम बात करें, जहां की राजनीति जाति आधारित अगर ज्यादा है, तब ऐसे में जो सरकार है, जो जीतना चाहेगी पार्टी, वो बिल्कुल इस चीज का बेनिफिट लेगी कि आप जातिगत आधारित इस समीकरण के आधार पर उम्मीदवार का चयन कर रहे हैं, उसी आधार पर उनके मुद्दे को उठा रहे हैं। तो जहां इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है वहां उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। खैर फिर भी हम यही कहेंगे कि ये एक सीरियसली बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और इस पर जो भी सरकार आगे राय बनाए बहुत ही ज्यादा बैलेंस होनी चाहिए। और अगर किसी भी तरीके से जातिगत जनगणना से किसी कोई प्रॉब्लम ऐसी उठती है, संवैधानिक मामला ऐसा विवाद उठता है, तब उसको हल करने के लिए हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है। तो ये था बच्चों जातिगत जनगणना को लेकर। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।